नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने परिवार श्याम जी के अड्डा में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अगर राजस्थान के प्रमुख दुर्ग पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन दुर्गों की हम कि इनके कौन सी सभ्यता थी, किस काल में सबसे ज़्यादा दुर्ग बने, किस जगह सबसे ज़्यादा दुर्ग हैं, किसने सबसे ज़्यादा दुर्ग बनाए, दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए, शुक्र ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए, इन सारी जो भी विषय वस्तु है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग हैं वो या तो किसी पहाड़ी पे बने हुए हैं, या किसी नदी के किनारे बने हुए हैं, या मरुस्थल में बने हुए हैं। तो ऐसे जो दुर्ग हैं उन दुर्गों को क्या क्या कहा जाता है, दुर्गों के उपनाम क्या हैं, कौन से दुर्ग में कितने साके हुए हैं, इन सभी घटनाओं की हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इनके अगर प्राचीनतम अवशेषों की अगर बात की जाए कि दुर्गों के हमें प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले, तो वो मिले कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ मिले? कालीबंगा सभ्यता से मिले। अगर लिखित उल्लेख की बात की जाए तो मनुस्मृति में मिलते हैं। सर्वाधिक दुर्ग निर्माण की अगर बात की जाए तो मध्यकाल, मध्यकाल किसे कहा जाता है? राजपूत काल को कहा जाता है, या मुगल काल। राजपूत काल है और उस समय दिल्ली में जो भी अलग अलग वंश के शासक हुआ, तो ये सर्वाधिक जो दुर्गों के निर्माण हुए ये राजपूत काल के अंदर या मध्यकाल में हुए। जैसे कुंभा ने सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया। अलग अलग जो राजपूत शासक थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या करवाया? दुर्गों का निर्माण करवाया। सर्वाधिक अगर दुर्गों की बात की जाए तो जयपुर के अंदर है। सबसे ज़्यादा दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। कौटिल्य के अनुसार अगर दुर्ग श्रेणियों की बात की जाए तो वो 4 प्रकार की है। 4 प्रकार की कौन कौन सी है? वो पहला जो आता है उदक दुर्ग आता है, दूसरा पर्वत दुर्ग आता है, तीसरा धानवन्य दुर्ग आता है और चौथा वन दुर्ग आता है। आई बात समझ? कौटिल्य ने कितनी श्रेणियां बताई हमें? 4 प्रकार की श्रेणियां बताई। पहली श्रेणी कौन सी है? उदक दुर्ग। दूसरी कौन सी है? पर्वत दुर्ग। तीसरी कौन सी है? धानवन्य दुर्ग। और चौथी कौन सी है? वन दुर्ग। 4 श्रेणियां। पहली श्रेणी उदक दुर्ग, दूसरी पर्वत दुर्ग और तीसरी धानवन्य दुर्ग और चौथी वन दुर्ग। सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किस काल में हुआ? मध्यकाल या राजपूत काल के अंदर। सर्वाधिक दुर्ग जयपुर के अंदर है। लिखित साक्ष्य हमें कहाँ मिले? मनुस्मृति में। प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले? कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले। शुक्र के अनुसार हम बात करते हैं तो ये प्रमुख हैं। जो शुक्र के अनुसार जो 9 श्रेणियां बताई गई हैं उनकी जो बातें जो बताई गई उन सभी को हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछ तो कौटिल्य की भी लेते हैं, लेकिन कौटिल्य में सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणियां कितनी है? 4, या इनमें से कौटिल्य के अनुसार बताई गई श्रेणी नहीं है। तो ये 4 याद रखना, उदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन्य दुर्ग और वन दुर्ग। अब शुक्र नीति के अनुसार अगर दुर्गों की हम बात करें तो 9 श्रेणियां। इनके अंदर पहली जो श्रेणी आती है वो पारिक दुर्ग आती है। पारिक दुर्ग का मतलब क्या होता है? जहाँ चारों तरफ खाई होती है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, उसके चारों तरफ खाई थी और उसके अंदर क्या भर दिया जाता था? पानी। और उस पानी के अंदर क्या छोड़ दिए जाते थे? मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। दूसरा जो दुर्ग आता है वो हमारा आता है एरण दुर्ग, जो कटीली झाड़ियों से सुरक्षित है। और इसका जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे सारे दुर्ग। अगला आता है पारिद दुर्ग। ये चारों तरफ से मोटी दीवारों से घिरा रहता है। पारिद, पारिद का मतलब क्या होता है? दीवार होता है जो चारों तरफ से क्या होता है? मोटी दीवारों से घिरा था। वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ घने जंगल हो या पेड़ पौधे हो। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर। एरन दुर्ग का उदाहरण भी रणथंभौर का किला ही है, और वन दुर्ग का उदाहरण रणथंभौर का किला। गिरी दुर्ग, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दुर्ग है ना वो गिरी दुर्ग है। किसी पहाड़ी पर स्थित। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। और उस पहाड़ी पर स्थित राज्य के सर्वाधिक दुर्ग इसी प्रकार के हैं। उनके लिए मैं उदाहरण आपको बता देता हूँ। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है, मेहरानगढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, ये सारे के सारे, जयगढ़ है, ये सारे के सारे कौन से हैं? गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है सहाय दुर्ग। गिरी दुर्ग किसी पहाड़ी पर स्थित राज्य में सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग हैं। चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, ये सारे के सारे गिरी दुर्ग है। उससे आगे आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग की अगर हम चर्चा करें तो ये राजा के जो लोग थे उनका निवास था, जैसे कुंभलगढ़। उसके आगे आता है सैन्य दुर्ग।
सेना की उपस्थिति वाला सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। आगे हम बात करें तो जो 8 नंबर का आता हुआ आता है धानवन्य दुर्ग, जो रेतीले मरुस्थल में स्थित है। जैसे हमारा जैसलमेर का किला है सोनारगढ़, ये धानवन्य प्रकार का दुर्ग है। आगे अगर हम बात करें ओदक या जल दुर्ग, ओदक दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग कहा जाता है। ये चारों तरफ से जल से घिरा है, जैसे गागरोन का किला है झालावाड़ के अंदर। अब हम बात करते हैं जो हमारे जो दुर्ग हैं, 6 दुर्ग हैं जो यूनेस्को में शामिल दुर्ग हैं यूनेस्को के अंदर। तो इनके लिए जो ट्रिक जो बनाई गई है वो बनाई गई है आम, चीकू, गाजर। ट्रिक की हम बात करते हैं आम, चीकू। आम का मतलब होता है आमेर, ची का मतलब है चित्तौड़गढ़, कू का मतलब है कुंभलगढ़ और गा का मतलब है गागरोन और जैसलमेर जैसे और रैसे रणथंभौर। ये जो 6 किले हैं ये यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। कौन कौन से किले हैं जो यूनेस्को में शामिल दुर्ग हैं? आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर। अन्य विशेषताओं की बात करें, अन्य विशेषताओं, किलों की जो विशेषता होती है उनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात आती है कागामुखी, जो प्रवेश द्वार छोटा तथा आंतरिक भाग बड़ा। जो प्रवेश द्वार का जो छोटा तथा आंतरिक भाग जो बड़ा होता है वो क्या होता है? कागामुखी होता है। एग्जाम्पल के लिए मेहरानगढ़। एक होता है जीवरखा, जो सुरक्षा के लिए मुख्य दुर्ग से पहले निर्मित। जीवरखा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा के लिए मुख्य दुर्ग से पहले निर्मित कोई छोटा दुर्ग होता है, जिसे क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं, दुर्गों की कुंजी। मुख्य मार्ग, जो मुख्य दुर्ग की कुंजी होती है, जैसे मैं 2 की बताता हूँ, झाइन दुर्ग, रणथंभौर की कुंजी और शिवाना फोर्ट, जालोर की कुंजी। उसके बाद आता है कमरकोटा। कमरकोटा का मतलब क्या होता है? कमरकोट बोल दो या कमरकोटा बोल दो। दुर्ग की 4 दीवारी होती है जिसे परकोटा बोला जाता है। दोहरा परकोटा क्या बोला जाता है? दोहरे परकोटे को पाड़ा बोला जाता है, पाड़ा। सोनारगढ़ और जैसलमेर। उसके बाद आती है चौथी बात जो आती है वो आती है साबात। साबात क्या होती है? दुर्ग में प्रवेश के लिए मोटी खाल से बना सुरक्षा कवच। जो दुर्ग में प्रवेश के लिए मोटी खाल से जो बना हुआ जो सुरक्षा कवच है उसे क्या कहा जाता है? साबात कहा जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर आता है कवासिस या कवसीस। तो ये होता है मोटा परकोटा, घुड़सवारों द्वारा निगरानी रखने के लिए जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? कवसीस या कवासीस कहा जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग इसका उदाहरण है। उसके बाद आता है पासीब, प्रवेश के लिए शत्रु सेना द्वारा बनाई गई सुरंग। जो शत्रु सेना जब किले में घुसती है तो वो जो सुरंग बना के जैसे ही किले में घुसती है तो उसे क्या कहा जाता है? पासीब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पासीब। उसके बाद आता है अरहट, जो मशीन जिसे पत्थर व आग के गोले छोड़े जाते हैं। कौन सी मशीन? या तो पत्थर के गोले या आग के गोले जो छोड़े जाते हैं, जो गागरोन में स्थित है और उसका क्या नाम है? देकुली। उसके बाद आती है पोलपोत। पोलपोत क्या होता है? केसरिये के समय द्वारा, केसरिये के समय आएगा ये संभव नहीं है, द्वारा खोलने वाला पहला व्यक्ति जिसे पोलपोत कहते हैं। जब केसरिया करने के लिए जब राजा बाहर जाता है, जो द्वार खोलता है उसे क्या कहा जाता है? पोलपोत कहा जाता है। उसके बाद बाला का किला अलवर के अंदर है ये। इस किले को क्या कहा जाता है? कुंवारा किला कहा जाता है। कुंवारा किला इसलिए कहा जाता है कि इस पर कभी कोई आक्रमण न हुआ हो। फिर आता है अणखला किला, तो शत्रु सेना ने बार बार आक्रमण किए हो, जैसे सिवाना का दुर्ग बना। नवीनतम दुर्ग की अगर हम बात करें तो कौन सा है? मेहरानगढ़ है। राजस्थान के प्रहरी दुर्ग की बात करें तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? नवीनतम की अगर हम बात करें तो मोहनगढ़ जैसलमेर है। अगर नवीनतम किले की बात की जाए तो कौन सा किला है? मोहनगढ़ जैसलमेर है। राजस्थान के प्रहरी दुर्गों की अगर बात की जाए तो उत्तरी सीमा भटनेर हनुमानगढ़, दक्षिणी सीमा पर चित्तौड़गढ़ और पश्चिमी सीमा सोनारगढ़ जैसलमेर और पूर्वी सीमा लोहागढ़ भरतपुर। चारों दिशा बताई हैं। देखो अगर नवीनतम दुर्ग की बात की जाए तो मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर है। अगर राजस्थान के प्रहरी दुर्गों की अगर बात की जाए तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर को कहा जाता है, जो हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे है। दक्षिणी सीमा चित्तौड़गढ़ है, जो गंभीर और बेड़त नदी के किनारे है, मैसा के पठार पर। पश्चिमी सीमा सोनारगढ़ है, जो जैसलमेर में है। पूर्वी सीमा लोहागढ़ भरतपुर के अंदर है। सर्वाधिक अगर ये पूछा जाए कि स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए तो बताना तारागढ़ पे हुए। तारागढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर है। आगे हम बात करते हैं कि सर्वाधिक विदेश से आक्रमण किस किले पे हुए तो भटनेर दुर्ग पे हुए, जो हनुमानगढ़ के अंदर है। सबसे बड़ा आवासीय स्थल कौन से हैं? तो पहला चित्तौड़गढ़ है, दूसरा सोनारगढ़ जैसलमेर है। आगे अगर हम बात करें
तो एकमात्र अजय दुर्ग कौन सा है? एकमात्र अजय दुर्ग जो कभी जीता न गया हो। आक्रमण तो हुई है लेकिन जीता न गया, तो लोहागढ़, भरतपुर। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। हम पहला दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सामरिक महत्व की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण दुर्ग था। कोई भी शासक था, जो दिल्ली के अंदर कोई भी शासक बना, वो चित्तौड़ दुर्ग को जीतना चाहता था। और अड़ोस जो चित्तौड़ के पड़ोसी जो राज्य थे, वो भी चित्तौड़ दुर्ग को जीतना, क्योंकि चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका जो प्राचीन नाम है वो चित्रकूट है। उपनाम दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है, विचित्रकूट दुर्ग यानी कुंभा के समय। देखो इसका जो दो तरीके से पूछे जाएंगे, एक तो उपनाम, एक प्राचीन नाम। तो प्राचीन नाम क्या था? चित्रकूट। उपनाम दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव और विचित्रकूट दुर्ग कुंभा के समय। स्थान की अगर बात की जाए तो मेसा का पठार है। कौन सा पठार है? मेसा का पठार, हाँ, जो 620 मीटर ऊंचा है। गंभीरी और बेड़ज नदी के किनारे है। दो नदियों के संगम पे है। कौन सी नदियां हैं? गंभीरी और बेड़ज। स्थान कहाँ? मेसा के पठार। इसका अगर निर्माण की बात करें तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, वीर विनोद के अनुसार। वीर विनोद के जो लेखक थे वो श्यामल दास जी थे। कौन थे? श्यामल दास जी। आधुनिक निर्माता की अगर बात की जाए तो महाराणा कुंभा थे। कौन थे? महाराणा कुंभा। इनकी अगर आकृति की बात की जाए तो व्हेल मछली या मछली के समान इसे बताया जाता है। प्रचलित कथन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। आगे की अगर हम बात करें तो देखो, देश का एकमात्र किला जिसमें खेती होती है, देश का एकमात्र किला कौन सा जिसके अंदर खेती होती है? तो वो चित्तौड़ दुर्ग ही है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग है। 734 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा मानमौर्य से ये जीता गया था। ये जो बप्पा रावल जी जो थे, इन्होंने हरित ऋषि के आशीर्वाद से इस दुर्ग को जीता था। ये हरित ऋषि के ग्वाले बताए जाते हैं बप्पा रावल जी, जो इनका एक नाम और भी आता है कालभोज। इन्होंने इस किले को पहली बार मौर्यों से जीता था। देश का एकमात्र किला है जिसके अंदर क्या होती है? खेती होती है। राज्य में सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, सबसे ज्यादा शाखा किस दुर्ग में हुई? चित्तौड़ में। पहला शाखा होता 1303 में, राहुल रतन सिंह के समय। अलाउद्दीन खिलजी इस पे आक्रमण करते हैं। उस समय यहाँ के शासक थे रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह, इनके शासक। हम प्रथम शाखा की बात कर रहे थे कि 1303 में पहला शाखा होता है, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता। उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे राहुल रतन सिंह। ये राहुल जो रतन सिंह थे, ये राहुल शाखा के अंतिम शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करते हैं 1303 के अंदर और इस किले को जीतते हैं, और इसका नाम क्या करते थे? खिजराबाद करते थे। यहाँ जो केसरिया किया था वो रतन सिंह ने किया था, और यहाँ पर जो जौहर किया था वो रानी पद्मिनी ने किया था। किसने किया था? पद्मिनी ने किया था। जो राहुल रतन सिंह की क्या थी? रानी थी, जो सिहलदीप की राजकुमारी थी, गंधर्व सेन की बेटी थी। माता का नाम चंपावती था। बहुत ही अत्यंत सुंदर रानी थी। राघव चैतन्य ने यह जानकारी अलाउद्दीन खिलजी को दी थी, और इसको पाने की लालसा के कारण पद्मावत के अनुसार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। उसके बाद जो दूसरा होता है वो 1535 ईस्वी में होता है, विक्रमादित्य के समय। और बाघ सिंह देवलिया या बाद सिंह देवलिया बहादुर शाह यहाँ आक्रमण करता होता है, और रानी कर्मावती यहाँ क्या करती है? जौहर करती है। तीसरा जो शाखा होता है वो 1568 के अंदर होता है, जो उदय सिंह के समय होता है, और आक्रमण करता अकबर होता है। केसरिया जो करते हैं यहाँ जयमल और फत्ता करते हैं, और जो जौहर करती है वो फत्ता की रानी फूल कंवर करती है। तीन शाखे 1303 रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी। 1535 दूसरा विक्रमादित्य के समय, देवलिया के बाघ सिंह या बाघ सिंह देवलिया आक्रमण करता बहादुर शाह, गुजरात के शासक। 1568 में उदय सिंह शासक था, आक्रमण करता अकबर। केसरिया करने वाले जयमल व फत्ता, और जौहर करने वाली फूल कंवर। यहाँ जो मुख्य जल स्रोत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जल स्रोतों में कौन सा आते हैं? त्रिमुख बावड़ी, जिसका नाम है जय बावड़ी, खातन बावड़ी और गोमुख कुंड। त्रिमुख बावड़ी के क्या है? 3 नाम है, जय बावड़ी, खातन बावड़ी और गोमुख कुंड। प्रमुख स्थलों की अगर बात कही जाए तो कुल द्वार कितने हैं? 7 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 7। पांडुपोल प्रवेश द्वार, रामपोल अंतिम द्वार, आगे देखो हम बात करते हैं प्रमुख स्थल। और ये स्थल कौन कौन से? इसके कितने द्वार है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के 7 द्वार है। पहला द्वार कौन सा है? पांडुपोल, जिसे क्या बोलते हैं? प्रवेश द्वार। और अंतिम द्वार को क्या बोलते हैं? रामपोल बोलते हैं। तो पहला द्वार कौन सा है? पांडुपोल। और दूसरा द्वार कौन सा है? रामपोल, जो क्या है? अंतिम द्वार है। आगे हम बात करते हैं यहाँ विजय स्तंभ है, जो
विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ कुमार द्वारा निर्मित है, मालवा विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। उसके अलावा जैन कीर्ति स्तंभ है, जीजा बघेल द्वारा निर्मित है यहाँ पर। और ये विजय स्तंभ जो है ये राजस्थान के अंदर 3 जगह है, भरतपुर के अंदर, चित्तौड़ में और तानोट माता के मंदिर में, 3 जगह कीर्ति विजय स्तंभ है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, त्रिभुवन नारायण मंदिर है यहाँ पर। ये त्रिभुवन नारायण मंदिर पहले विष्णु मंदिर था और वर्तमान में शिव मंदिर है। यह त्रिमुखी शिव की मूर्ति है, उपनाम समदेश्वर मंदिर। महाराणा मोकल ने इसका क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। तो कौन कौन सी चीज़ें, विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कुमार द्वारा निर्मित, जैन कीर्ति स्तंभ जीजा बघेल द्वारा निर्मित, त्रिभुवन नारायण मंदिर है, पहले विष्णु मंदिर था ये त्रिभुवन नारायण मंदिर, वर्तमान में शिव मंदिर है, त्रिमुखी शिव मूर्ति है, उपनाम समिदेश्वर मंदिर है। इसका जो निर्माता जो था ना त्रिभुवन नारायण मंदिर का, वो था भोज परमार। कौन था, भोज परमार। पुनर्निर्माण मैंने बताया था, जो जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा मोकल ने करवाया था। और ये नागर शैली का है। कौन सी शैली का है, नागर शैली का। हमने मंदिर पढ़े थे, वहाँ बताई थी ना शैलियाँ, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो ये कौन सी शैली का, नागर शैली का। एक यहाँ है कालिका मंदिर। कौन सा है, कालिका मंदिर है, जो मूलतः सूर्य मंदिर था। एक मीरा मंदिर है, एक कुंभश्याम मंदिर है जो कुंभा द्वारा निर्मित है। तुलजा भवानी का मंदिर है जो बनवीर ने बनवाया था। 27 देवरिया, 27 जैन मंदिरों का समूह है। उसे क्या बोलते हैं, 27 देवरिया बोलते हैं। एक है श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है। ये श्रृंगार जो चौरी है ना, यहाँ रमाबाई की शादी हुई थी, कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, से वागीश्वरी कहा जाता है। उन्हीं की जो मंडप जो था वही श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है। इसका जो निर्माता था वो बेलाकिया बुलाकी भंडारी था। कालिका माता मंदिर मूलतः क्या है, सूर्य मंदिर है। मीरा मंदिर, कुंभश्याम मंदिर कुंभा द्वारा निर्मित, तुलजा भवानी मंदिर बनवीर द्वारा निर्मित, 27 देवरिया, 27 जैन मंदिरों का क्या है, समूह है। श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है। रमाबाई वागीश्वरी का विवाह इसी मंडप में, और निर्माता कौन था, बेलाकिया बुलाकी भंडारी। इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं तो महल और हवेली कौन से, पद्मिनी महल, जल महल है, भामासा हवेली है, 9 कोठी है, 9 लखा महल है। जो 9 लखा महल तो बनवीर ने बनवाया था। पद्मिनी महल है, जल महल है, भामासा हवेली है, 9 कोठा या 9 लखा महल है। फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़ म्यूजियम में। कौन सा है, फतेह प्रकाश महल है चित्तौड़। तो ये जो बेसिक चीज़ पढ़ी हमने दुर्गों के बारे में, और उसके बाद हमने एक दुर्ग पढ़ा, चित्तौड़ दुर्ग। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोग सपोर्ट करो, हमारे शॉर्ट्स देखा करो। शॉर्ट्स भी मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ या पढ़ाने वाला होता हूँ उसी के शॉर्ट्स में डालता हूँ, वो शॉर्ट्स भी देखा करो, अच्छा रिवीजन होगा। और आप लोग सपोर्ट किया करो। आप वीडियो देखते हो या शॉर्ट्स देखते हो तो उसके अंदर आप सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, या उसे शेयर करने में क्या जाता है। अच्छा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अच्छे नोट्स बना रहा हूँ आप ही के लिए। आप जैसे सपोर्ट करोगे, हाँ, आपका अपना परिवार आगे बढ़ता रहेगा। जय हिंद।